आप स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं और स्टॉक इन्वेस्टिंग के बेसिक्स सीखना चाहते हैं तो ग्रो आपके लिए लाया है ग्रो अकेडमी, जहां हमने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स एक वीडियो सीरीज के थ्रू बड़े सिंपल तरीके से इंग्लिश और हिंदी में एक्सप्लेन किए हैं। ये वीडियो उसी सीरीज का एक पार्ट है। प्लीज इसे पूरा देखिए और अपना फीडबैक हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। थैंक यू। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उस स्किल की जो कोई भी स्टॉक एनालाइज करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करना। एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू हम उस कंपनी की करंट और पास्ट परफॉर्मेंस देख सकते हैं और इसलिए एज इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करना और उनको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी की मेनली 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमें ये पता लगता है कि किसी भी पॉइंट पे एक कंपनी कितने एसेट्स ओन करती है और कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है या लाइबिलिटीज हैं। दूसरा स्टेटमेंट है इनकम स्टेटमेंट। आप नाम से समझ ही गए होंगे कि इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हमें ये पता लगता है कि किसी भी टाइम पीरियड में एक कंपनी अपने एक्सपेंसेस निकालने के बाद कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। और तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें किसी भी टाइम पीरियड में एक कंपनी के टोटल कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज के बारे में पता लगता है। इससे हमें यह भी पता लगता है कि कंपनी कितना कैश जनरेट कर रही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट से अलग होता है क्योंकि कुछ अर्निंग्स और एक्सपेंसेस नॉन कैश होते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन। इसके अलावा काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल तो कर देती है, बट उन पे अगेंस्ट पेबल कैश कंसर्न टाइम पीरियड के बाद रिसीव होता है। इन सभी फैक्टर्स को कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट में लेता है। आज के वीडियो में हम बैलेंस शीट को डिटेल में कवर करेंगे और ये भी सीखेंगे कि कैसे एक कंपनी की बैलेंस शीट को पढ़ा जाता है। चलिए अब बैलेंस शीट की डिटेल में बात करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि बैलेंस शीट एक समरी ऑफ रिकॉर्ड्स होती है, जिससे हमें ये पता लगता है कि एक कंपनी क्या ओन करती है इन टर्म्स ऑफ एसेट्स और क्या ओ करती है इन टर्म्स ऑफ लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट में किसी भी पॉइंट पे एक कंपनी के टोटल एसेट्स हमेशा उनकी टोटल लाइबिलिटीज के बराबर होने चाहिए, जिसमें शेयर होल्डर्स की इक्विटी भी इंक्लूड हो जाती है। इसलिए इसका नाम बैलेंस शीट है। चलिए सिंप्लिसिटी के लिए एसेट्स और लाइबिलिटीज को ब्रेक डाउन करते हैं। किसी भी कंपनी के एसेट्स फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स। ये फिजिकल एसेट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफर करते हैं, जैसे कि लैंड, मशीनरी, इक्विपमेंट एटसेट्रा। इन एसेट्स को कंपनी एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक यूज करती है। जनरली ऐसे एसेट्स को अक्वायर करने के लिए काफी कैपिटल लगता है। सेकंड है करंट एसेट्स। ये ऐसे एसेट्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल से कम के टाइम पीरियड में यूज किए जाते हैं। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब कंपनी के वो गुड्स और प्रोडक्ट्स जो सेल करने के लिए रेडी हैं। इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल्स भी इंक्लूड होते हैं जिनका यूज करके कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनाती है। थर्ड है फाइनेंशियल एसेट्स। इसमें कंपनी की दूसरी सिक्योरिटीज जैसे कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स में की गई इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूड की जाती हैं। और लास्ट है इंटैंजिबल एसेट्स। बेसिकली ये ऐसे एसेट्स होते हैं जिन्हें आप फिजिकली टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास किसी पर्टिकुलर ड्रग का पेटेंट है तो वो इंटैंजिबल एसेट माना जाएगा। अब बात करते हैं लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज को फॉलोइंग कैटेगरीज में ब्रेक किया जा सकता है। सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज। इसमें कंपनी के शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस काउंट होते हैं जो उन्हें 1 साल के अंदर फुलफिल करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट 12 मंथ्स में कंपनी को जो डेट रीपेमेंट करना होगा वो करंट लाइबिलिटी